की आवाज, गुड़गांव की आवाज। हमारा ये गाँव, हमारा ये गाँव, तुमसे भी मीठा रे हमारा गुड़गांव। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो और मैं हूँ प्रीति। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में, जो हरियाणा राज्य में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए एक शानदार अवसर है जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का सपना देखते हैं। हरियाणा पीसीएस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में नियुक्तियां होती हैं। हम इस लाइव शो में जानेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके पैटर्न और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, और हमें किस विषय पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू का सेक्शन कैसे होता है, किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है उसमें किस तरह के सवाल किए जाते हैं। यदि आप भी हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे साथ शो में बने रहें, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ रहेंगे एक्सपर्ट सलमान सिद्दीकी जी। सलमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। जी थैंक यू आपका। जी, तो सलमान जी फिर से आ गए हैं एक बार हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में बताने के लिए। मैं दोस्तों को बता दूं, दोस्तों हमने पिछले शनिवार भी हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पैटर्न के बारे में थोड़ी जानकारी थी, पोस्टों के बारे में बात की थी, सैलरी के ऊपर बात की थी। आज हम थोड़ा सा और जानकारी सलमान जी से लेंगे हरियाणा पीसीएस के बारे में। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम मंजिल मैजिक। तो सलमान जी, आप प्लीज ये बताइए कि हरियाणा पीसीएस में इंटरव्यू का महत्व कितना होता है और इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं हरियाणा पीसीएस के लिए मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं जी, तो उनको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जी। वो 75 मार्क्स का होता है, 75 अंकों का। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की जो आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसमें ऑलरेडी आपके नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है जी। यहाँ पर आपके ओवरऑल पर्सनालिटी का जजमेंट होता है कि आप किसी भी चीज को या कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, या कोई भी अगर समस्या आती है तो आप उसको कैसे बिना पक्षपात रवैये के कैसे उसको हैंडल करते हैं, और जो भी वहाँ पर रीजनल लोग हैं उनकी जो भी डिमांड्स हैं किस तरह से आप उनको फुलफिल कर सकते हैं, या जो भी समस्याएं आती हैं जी उनको आप कितने अच्छे तरीके से उनका सुझाव देते हुए लोगों को जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट कैसे दिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के साक्षात्कार एक तरह से अगर कहे तो वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। विषय से संबंधित किस तरह का सवाल हो सकता है? विषय से तो जैसे कि जो आपने ऑप्शनल ले रखा है जी, वहां से उसका आपने टेस्ट तो ऑलरेडी मेंस में दे ही रखा है जी। डिपेंड ये करता है कि जो एग्जामिनर बैठा हुआ है उसके उस सब्जेक्ट में कितनी रुचि है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक फॉर्म भरना होता है, वहां पर एक कॉलम होता है, उसमें आपकी हॉबीज के बारे में भी रहता है जी। तो आपकी हॉबीज और आपका जो बैकग्राउंड रहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वहां से भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस होते हैं जी। सब्जेक्ट्स की रही बात तो इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर एग्जामिनर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, वो भी एक जनरल कंसेप्शन से ही पूछेगा, बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा। हाँ, उस सब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ की जो पब्लिक है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका क्या उस सब्जेक्ट के थ्रू क्या बेटर सोल्यूशन हो सकता है, उस समस्याओं को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेट करके आप पब्लिक के बेटरमेंट के लिए वर्क करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी जी। बहुत अच्छे से बताया सलमान जी आपने। तो मैं अगली जानकारी ये चाहूंगी आपसे कि आप प्रीलिम्स और मेंस की जो परीक्षा है उसके बीच एक खास जो अंतर होता है वो प्लीज हमें बताइए। देखिए, बेसिकली दोनों का अगर देखते हैं पैटर्न, तो जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड होता है, यानी कि तथ्यात्मक, उसमें आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लेट्स सपोज कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ऐसा प्रश्न आता है प्रीलिम्स में, तो ये आपका एक फैक्ट हुआ कि ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर
सिचुएटेड है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसके कार्य कैसे हैं, वो क्या किन चीजों पे कार्य करता है और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी। तो ये चीज पूछी जाएगी आपकी मेंस में। यानी कि मेंस में आपके फैक्ट्स के भी क्वेश्चंस होंगे प्लस एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको लिखना होता है। तो किसी भी टॉपिक पर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेंस में ज्यादातर, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर होता है, तो वहां पर आपके फैक्ट्स के साथ साथ एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखना होता है। और वही प्रीलिम्स में देखें तो कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखें तो वो लॉजिकल बेस्ड भी होते हैं और कुछ जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी आते हैं। तो मेन डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में आपको पूरा सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर लिखने होते हैं, पूरा डिटेल में आपको लिखना होता है। तो लेट सपोज कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम अगर शुरू की है जी, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो स्कीम शुरू की गई है ये हरियाणा गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्किंग है या कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल एजेंसी है। लेकिन मेंस में उसी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछेगा कि ये जो स्कीम हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है उसका युवाओं के ऊपर क्या असर होगा या युवाओं को कैसा लाभ मिल रहा है, या जो डिप्राइव्ड सेक्शन है अगर उनके लिए कोई स्कीम्स है तो किस तरह से उनको बेनिफिट देने में मदद कर सकती है। दूसरी चीज, इसका बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके तो बीच में क्या ऐसी बाधाएं हैं कि जिनको टैकल करने की जरूरत है, या कह लीजिए जो बिचौलिए के लोग आते हैं, या कह लीजिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है या कि जो मशीनरी है पूरी, कभी कभी करप्शन की वजह से बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो उनको कैसे आप इंप्रूव करेंगे, अपने सुझाव दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछ सकता है। जी जी। तो इसमें भाषा का चयन कोई प्रभाव डालता है सलमान जी? भाषा का देखिए कोई भी खास प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो जब आप एक सिविल सर्वेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो आपकी पकड़ जी कम से कम जो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी अगर नहीं भी है तो कम से कम समझना आपको आना चाहिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के वर्किंग होती है, खासकर अगर देखें कि जो कोर्ट्स होती हैं उनके जितने भी जजमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो अगर हिंदी के साथ साथ आपकी इंग्लिश में भी पकड़ अच्छी है तो वो आपका कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा होना, तो वो इस तरह से काम करता है। बाकी आप चाहे हिंदी मीडियम में परीक्षा दे सकते हैं या इंग्लिश मीडियम में भी परीक्षा दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सहज किस लैंग्वेज में अपने आप को पाते हैं और कितने अच्छे से किस लैंग्वेज में अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जी, तो बहुत अच्छे से आपने बताया सलमान जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मंजिल मैजिक गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम में हूं मैं आज प्रीति और मेरे साथ है सलमान सिद्दीकी जी। दोपहर के 3:10 हो रहे हैं। दिन है आज शनिवार, तारीख है आज 21 दिसंबर 2024। तो सर, जब हम विषय की बात करते हैं, है ना, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स कितना महत्व रखता है? करंट अफेयर्स का देखिए कि ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अगर हम अलग अलग पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग है, तो प्रीलिम्स में लगभग आप देखिए कि 15 to 20% इसमें इसका हमें वेटेज देखने को मिलता है। वहीं मेंस में अगर चले जाते हैं तो मेंस में थोड़ा सा इससे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है। 30 to 40% हमें यहाँ पर वेटेज मिलता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में अगर देखें तो जैसे कि एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जी, उनका आपको पता होना चाहिए। जो पहले से चली आ रही है उनका तो आपको पता होना ही चाहिए। जो नई स्कीम्स आ रही है उसमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में, या कह लीजिए कि अभी जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का एक मामला चल रहा है, ठीक है, तो अभी ये बिल पास भी हो गया है लोकसभा में। तो जो भी करंट में चीजें चल रही हैं जो कि आपके सर्विस के ड्यूरेशन में काम आ सकती हैं, तो उन चीजों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जी जी। तो यहाँ पे मेंस में अगर हम देखें तो 30 to 40% वेटेज होता है, वही प्रीलिम्स में देखें तो 15 to 20% इसका वेटेज होता है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, तो सलमान जी, जैसे हम हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के स्थानीय मुद्दे और संस्कृति परीक्षा में क्या महत्व डालता है? ये बहुत ही ज्यादा अगर देखें तो इम्पैक्ट डाल सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप जिस स्टेट को सर्व करने जा रहे हैं, आप उस स्टेट के लोगों को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को और वहाँ के जो कह लीजिए कि जो फार्मर हैं उनकी समस्याओं से कितना अपने आप को अवेयर करते हैं और उन समस्याओं के क्या बिल्कुल स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब आप समस्याओं को ही नहीं जानेंगे तो सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो लोगों से कनेक्ट करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है।
क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो अगर आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम किसी भी स्टेट का देते हैं और आपको वहां की भाषा आती है तो लोगों से आप बहुत जल्दी से एक जुड़ाव बना लेते हैं। और जब आप लोगों के साथ एक जुड़ाव, एक अच्छा संबंध बना लेते हैं तो उनके जो ट्रेडिशन है, उनकी जो कह लीजिए कि त्योहार हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिक्कतें हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसका बेनिफिट उनको किस तरह से नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से आप उन चीजों का एक सही तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं और लोगों को उनके पास जो भी उन समस्याओं का उचित समाधान हो सकता है, न केवल आप समाधान बता सकते हैं बल्कि उन समाधानों के लिए कहां पर अप्रोच लगानी है और कैसे उनका बेस्ट सोल्यूशन कम समय में आप बता सकते हैं। तो ये स्थानीय भाषा, वहां का ट्रेडिशन, वहां का कह लीजिए कि जो कल्चर है, ये तमाम चीजें जो है बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं। क्योंकि आप हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको हरियाणा में ही काम करना है, मैं सही कह रही हूँ सलमान जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। सलमान जी, विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें, तो आप प्लीज थोड़ा सा ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह के नोट्स बनाएं, कैसे बनाएं और इतना कैसे उनको प्रभावी बनाएं कि हमें रिवीजन के लिए अच्छे एक नोट्स बन जाए और वो इजी भी रहे। देखिए, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करने जाते हैं तो दो तरह के अप्रोचेस यहाँ पर अपनाई जाती है, एक प्रीलिम्स के लिए अलग, दूसरा मेंस के लिए अलग। लेट्स सपोज कि आप कोई बुक है या आप कहीं से भी जो भी आपका सोर्स है, जब आप उसके नोट्स बनाने जाते हैं, जिस टॉपिक का भी नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो कि फैक्चुअल होती है, तथ्यात्मक होती है। तो उन बातों को आप फैक्ट्स मान लीजिए, कोई डेट इंपॉर्टेंट है कि कोई स्कीम कब चली, या कोई हिस्ट्री में अगर देखते हैं कि कोई युद्ध हुआ है, वार हुआ है, तो कब हुआ है। तो प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनके तथ्यात्मक बातों को आप अलग से लिखिए। दूसरी चीज, उस चीज का सोसाइटी के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट है, लोगों के ऊपर किस तरह से प्रभावित। अब मान लीजिए कि कोई स्कीम है या कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, अब उसमें वृद्ध भी आ सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, उसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हैं, कुछ उसमें ऐसे कैटेगरीज हैं जैसे SC STs हैं, OBCs हैं। तो इनके बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट कई पॉलिसीज ले आती रहती है, बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती है। तो जब आप उनके बारे में नोट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको उसके बारे में टू द पॉइंट वाइज करके लिखते रहना है। साथ ही साथ उसमें आप अपना एडिशन क्या जोड़ सकते हैं कि यानी कि जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है इन फ्यूचर, तो उसका क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, वो आप अपने से सोच करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका एडिशन होगा, ये आपका एक तरह से वैल्यू एडिशन होगा कि जब आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि पूछा जाता है प्रश्न में कि इस पे क्या आप सुझाव देंगे, या इंटरव्यू में ही पूछ लिया कि आपका क्या नजरिया है इस पॉइंट पर। तो जब आप पहले से अपने नोट्स में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बातें आपके माइंड में रहेंगी। दूसरी चीज, जब आप नोट्स को फैक्ट्स के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जब मेंस में आप लिखने जाओगे, तो आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है वो फैक्ट्स के साथ अगर सपोर्टेड है, तो यानी कि आपने जो बातें लिखी वो जस्टिफाई कर दिया फैक्ट से भी जी, तो वो आपके मार्क्स को इनहेंस कर देगा। साथ ही साथ अगर कहीं पर पॉसिबल हो सकता है तो आप टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दे सकते हैं। कहीं पर कोई फिगर बनाने की जरूरत है कि आप चित्रों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से आप उनको समझाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके आंसर में सोने पे सुहागा वाला काम करती है। क्योंकि पढ़ते तो सारे बच्चे हैं पर सिलेक्शन सभी का नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो थोड़ा सा बेटर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, न केवल अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो मेंस की आंसर कॉपी में झलकता है। जी जी। तो नॉलेज तो नो डाउट आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन उस नॉलेज को आप कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये बात डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ तथ्यात्मक बातें जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं अननेसेसरी चीजों को भी नोट्स में रखने लगते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमें वहीं पर अपने आप को लिमिटेड रखना है, अननेसेसरली बोगस चीजों को नहीं रखना है, और एक लिमिट से ज्यादा किसी चीज के बारे में नहीं कि आंसर आ रहा आपका कि 150 वर्ड्स में लिखने हैं और आपने उसके बारे में 1000 वर्ड में लिख रखा है, तो फिर कंसाइज करने में आपको दिक्कत होगी।
तो बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट्स को ही आप मेंशन करते चलिए। जब आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल कंक्रीट चीजें आप वहां पर मेंशन करें, बस इतना ही। तो सलमान जी, आप प्लीज ये बताएंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, हम लोग कुछ भी देखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा पीसीएस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कितना उपयोगी है? देखिए, मटेरियल मार्केट में आजकल तो नो डाउट, जैसा कि आपने कहा कि जो डिजिटल जमाना है, एक तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अब उनमें भी आपको सिलेक्ट करना है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक ही चीज कहूंगा कि आप हरियाणा पीसीएस की जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जाइए, वहां से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए। जी। सिलेबस प्रीलिम्स में किन चीजों को पढ़ना है और मेंस में किन चीजों को पढ़ना है, ये आपके टेबल पर बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए, और ये मैं तो कहूँ कि ये आपको रट गया होना चाहिए, याद हो रहना चाहिए जी। इससे क्या होता है कि आप उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो आपके काम की चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते चले जाते हैं। माफी चाहती हूँ सलमान जी, आपको रोकने के लिए हम जरूर आपसे जानेंगे, लेकिन तेजराम कौशिक जी फिलहाल हमारे साथ कॉल पे बने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। नमस्ते जी, नमस्ते जी को नमस्कार करता हूँ। जी जी नमस्कार सर, बहुत अच्छे समझा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, आपका अभिनंदन करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मन में एक घबराहट सी पैदा हो जाती है, वो झिझक को निकालने के लिए मतलब उसके लिए कैसे, क्या कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? जब आप मेंस में आंसर लिख रहे होते हैं तो स्टूडेंट को ये बात पता होती है कि मेरी इंटरव्यू की कॉल आती है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मेरा मेंस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। जितने मॉक इंटरव्यू देंगे उसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, बिना नॉलेज के तो आपकी होनी नहीं, यानी कि आपने अगर अच्छे से मेहनत की तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है मेंस में। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जो चीजें लिखी हैं उन्हीं बातों को आप अपने वर्ड्स में उतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि जब तक आप अपने आंसर में सिलेक्टिव वर्ड्स जो कि आपको मार्क्स दिला सकते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका जो भी बोलने का एक तरीका होगा, जो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होगी, अगर वो सही से नहीं आप वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जामिनर को खुद ये लग जाएगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंस हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो वो आपको क्या करते हैं, फिर वो आपको फंसा लेते हैं, फिर आपको आते हुए क्वेश्चंस भी आप वहां पर लो कॉन्फिडेंस की वजह से आंसर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए वहां पर इस बात का संभावना होती है कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाए जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। तो वहां पर मैंने पहले भी बताया, अगर आप प्रोग्राम शुरू से सुन रहे होंगे, तो ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सपोज कि उन्होंने आपसे 10 प्रश्न पूछे, जरूरी नहीं है कि आप 10 के आंसर दे, हो सकता है आपने 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप उनसे सिंपल बोलिए कि सर मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं माफी चाहता हूं, कॉन्फिडेंटली बोलिए और फिर आगे बढ़ जाइए। हो सकता है 10 प्रश्न में से सिर्फ आप 2 ही का आंसर करें, लेकिन जब आप 2 का आंसर जिनका कर रहे हैं इतना कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छे से करें कि वो आपके आंसर उनको इस बात के लिए सहमत कर सकें कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है इस पोस्ट के लिए। क्योंकि मनुष्य की अगर बात करें तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो वहां पर आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं कि जब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फील्ड में वर्क करेंगे, तो जब पब्लिक आपसे कोई भी चीज की डिमांड करेगी, कोई अपनी समस्या को रखेगी, तो क्या आपके अंदर इतनी सूझबूझ है कि उनकी समस्याओं को सुनते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो आप देने में लिए, यानी कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर ये है कि आप तुरंत ले पा रहे हैं डिसीजन कि नहीं ले रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, और अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और आपके अंदर वो इंटेलिजेंस पावर नहीं है तो आप तुरंत जो डिसीजन ले लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि गंभीर परिणाम हो जाए, सरकार को भी उससे नुकसान पड़ जाए। तो ये चीज का चेक किया जाता है वहां पर आपके नॉलेज को नहीं, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको चेक किया जाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए यही कह सकता हूं मैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करिए, या जो आपके फ्रेंड का सर्किल है उनमें से आप 2-3 फ्रेंड्स के साथ आप बैठ जाइए, उनको बोलिए कि आप एज ए एग्जामिनर क्वेश्चन करो और मैं आंसर कर रहा हूं। आप अपने बैकग्राउंड्स को लेकर के, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के एक प्रश्न की लिस्ट बनाइए, कुछ करंट में स्टेट स्पेसिफिक जो चीजें चल रही हैं उनके लिस्ट बनाइए कि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आपके जो मित्रगण हैं वो आपसे पूछें और आप उनको आंसर दीजिए। तो ये तरीका हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपने आप को, जो हेजिटेशन वाला पॉइंट है उसको आप इंप्रूव करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं।
बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया समझाया सर, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया समझाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू तेजम कौशिक जी फोन करने के लिए। जी सलमान जी, आप स्टडी मटेरियल के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि अगर आपको सिलेबस ठीक से पता है तो आप उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये पता चल गया तो आपके सिलेक्शन के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतने मटेरियल्स हैं, एक तरह से देखिए कि भरमार पड़ी हुई है। कभी कभी सिलेक्ट कर पाना हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है कि किसको पढ़े, ये भी बुक अच्छी है, ये भी बुक अच्छी लग रही है, ये भी मटेरियल अच्छा लग रहा है, ये भी नोट्स अच्छे लग रहे हैं। तो हमें नोट्स का अंबार नहीं लगाना है, बिल्कुल लिमिटेड मटेरियल को रखना है, टू द पॉइंट वाले मटेरियल को रखना है, कुछ सिलेक्टेड बुक्स को रखनी है। बेसिक अगर अपने करने हैं तो एनसीईआरटी को आपने रख लिया, तो बिल्कुल लिमिटेड मटेरियल रखिए। उसके अलावा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर आप फॉलो कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो वहां के टीचर्स के जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिए और इधर उधर भागना नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप स्टक होकर के अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन जरूर होगा। जी, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो जाता है सलमान जी, और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर भी रहा है, तो क्या उसका फायदा मिलता है यूपीएससी लेवल की परीक्षा में? इट इज तो कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन अगर आप वर्किंग है एज तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हैं, आप वर्किंग है, आप अपनी फाइनेंशियल जो भी आपके खर्चे हैं आप उनको खुद से उठा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है। दूसरी चीज कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं माइंड में जो एग्जामिनर होता है उनको रहता है कि हाँ, इसके पास एक्सपीरियंस है, इतने दिन से ये वर्किंग है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो ये एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बेनिफिट मिलता भी है तो ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है, ये एग्जामिनर के ऊपर है। और साथ ही साथ जिस तरह से आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को, इंटरव्यू पैनल को आंसर कर रहे हो, तो ये वहां पे डिपेंड करता है कि वो आपके इस एक्सपीरियंस को कितना वेटेज देता है। ये अपने उसके खुद के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, डायरेक्टली कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं है कि जो एक्सपीरियंस है या जो ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग है तो उनको कहीं पर प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए ऐसी कोई शर्त होती है क्या कि शारीरिक तौर पे कैंडिडेट जो है वो फिट होना चाहिए? जी, जैसे कि हरियाणा में जो डिप्टी एसपी की पोस्ट है जी, तो वहां पर मेडिकल फिटनेस तो जनरली अगर देखें तो सारी पोस्ट के लिए होता है, और जहां पर कहीं डिसेबिलिटी है तो उसके लिए फिजिकली जो चैलेंज पर्सन है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। लेकिन अगर हम डिप्टी एसपी की पोस्ट की बात करते हैं तो वहां कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे कि उनकी जो हाइट है वो 5 फीट 70 इंच के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो चेस्ट का है उसका भी कुछ वहां पर तकरीबन 84 सेंटीमीटर के आसपास वहां पर दे रखा है कि इतना उसका माप होना चाहिए। उसी हिसाब से जो गर्ल्स हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच की हाइट होनी चाहिए जी। मेल में 5 फुट 7 इंच का रखा, तो ये एक हाइट का क्राइटेरिया बना रखा है। और मेल में जो चेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है कि उनका जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए जी। और मेडिकली आप पूरी तरह से फिट होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसे आपके अंदर डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि जो पुलिस का वर्क है वो फील्ड वर्क है, मेडिकली पूरी तरह से प्रॉपर्ली फिट होने चाहिए। आपके अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी फंक्शन में प्रॉब्लम करे। तो ये चीजें हैं। बाकी जो अदर पोस्ट है वहां पर अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो वो चल जाएंगी, लेकिन फिजिकली अगर फिटनेस की बात करें तो जो डिप्टी एसपी वाली पोस्ट है उसके लिए स्पेशली मेंशन किया गया, जब फॉर्म निकलता है तो वहां पर भी ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शंस में दिए रहते हैं कि ये चीज आपके अंदर ये पैरामीटर्स होने चाहिए। तो चयनित उम्मीदवार जो हैं उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी होती है और ये कितने समय तक चलती है अगर आप चयनित हो जाते हैं तो? देखिए, जैसे कि जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद अब जैसा कि इसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जब लास्ट हम लोगों ने सेशन किया था तो उसमें कई सारी पोस्ट, करीब 12-13 पोस्ट के बारे में मैंने बताया था जी। तो सबके वर्किंग जो है अलग अलग होता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उनका कुछ दिन के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो साथ में ट्रेनिंग उनकी होती है। लेकिन अब जैसे कि पुलिस है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फील्ड वर्क करना होता है, तो उनको जो शारीरिक तौर पर फिट होना जरूरी है तो उनके फिटनेस के लिए उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो ऐसे ही जो अलग अलग सर्विसेज इसमें बटी हुई है जो उनके स्पेसिफिक वर्क हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ दिनों के बाद अलग अलग उनके डिपार्टमेंट में जिनको जो चीजें मिली हुई होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जिससे कि वहां पर वर्क का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग उनके
ट्रेनिंग पीरियड ही उनको मिल जाए, और जब उनका क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब उनकी पोस्टिंग होती है तो वह वहां पर प्रॉपर उस वर्क को अच्छे से कर सके। तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर आपको करनी पड़ती है जी, तब आपको जाके पोस्टिंग मिलती है। जी जी। तो सलमान जी, राजकुमार जी छावला से हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मंजिल मैजिक में। जी मंजिल मैजिक में प्रीति जी नमस्कार, और सलमान सिद्दीकी साहब को नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर। एक छोटा सा सवाल था, जैसे ये आप बता रहे हो जो इसमें आंसर शीट होती है, क्या वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होती है क्या जी? जी, जब आपका मेंस लिखने जाते हो आप, तो वहां पर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और उसमें आपको अपना एक लैंग्वेज चुनना होता है कि आप अपने आंसर इंग्लिश में लिखेंगे कि या हिंदी में लिखेंगे। तो जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसी में आपको आंसर लिखना होता है, लेकिन मेंस में एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर इंग्लिश का होता है। तो जो इंग्लिश का पेपर है वहां पे आपको इंग्लिश में ही लिखना है, और जो हिंदी का पेपर है वहां पर आपको हिंदी में ही लिखना है। और बच्चों को परीक्षा देने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए सर? तैयारी करने के लिए देखिए, मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सारी चीजें डिस्कस किया है कि जैसे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस और थोड़ा सा आप पिछले 5 साल के अगर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप देखते हैं तो एक पैटर्न आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से और किस चैप्टर से कौन सा पॉइंट है जहां पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उनको आप हाईलाइट करके अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। वही पैटर्न आपको फॉलो करना है मेंस में भी। अब मेंस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 1 साल में जितनी भी न्यूज रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उनके नोट्स आप बना के जाइए, उनको अच्छे से पढ़ करके जाइए। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो वो तो एक पूरे के पूरे कन्वेंशनल क्वेश्चंस ही होते हैं। पिछले 5 साल 10 साल के आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, उनको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। सिद्दीकी साहब आप अच्छे से समझा रहे हो जी, बहुत बच्चों को फायदा होगा। आप ये प्रोग्राम लेके आए हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू राजकुमार जी फोन करने के लिए। तो हरियाणा पीसीएस परीक्षा को बच्चे देते हैं तो कुछ असफल भी हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा एक जो कारण है असफल होने का वो क्या होता है, ताकि जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखें? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो इस बात को हम सभी को समझना होगा कि जितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्जाम में अपीयर होते हैं जी, वैकेंसी उससे बहुत ही कम होती है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 121 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, तो अब सिलेक्शन तो 121 का ही होना है पहली चीज। तो नो डाउट मैक्सिमम नंबर जो बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो अब उनमें से जितने भी बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, जहां तक हमने एक पैटर्न देखा है, जितनी पोस्ट होती हैं उनका ये मान के चलिए कि जैसे कि 121 पोस्टें आई हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 15 से 20 हजार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि रियल में जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, जो सच में पढ़ते हैं और उस पोस्ट के लिए फाइट करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो भाई एक्सपीरियंस ले रहे हैं या आगे देना है, चलो देख लेते हैं। तो मैं उन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जेन्युइन सिंसियर कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के आपने एग्जाम दिए हैं, जिन पॉइंट्स पे आप लैकिंग कर रहे हो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, उनको अपने नोटबुक पर लिखिए और उन पर काम करना शुरू करिए कि आपसे कहां पर मिस्टेक हुआ, कौन सा सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, जहां से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे, उनको बार बार रिपीट करिए, उन पर बार बार आप टेस्ट सीरीज लगाइए उन टॉपिक के, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और जो भी मिस्टेक्स आपने किया है उसको हाईलाइट करते हुए उन मिस्टेक को रेगुलरली आपको इम्प्रूव करते रहना है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, तो इस पर काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन के लिए जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो आपको अपनी असफलताओं से भी कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस होता है, उन एक्सपीरियंस पे काम करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो सफलता आपको जरूर मिलती है। क्योंकि सफलता और असफलता ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है, और ऐसे ही व्यक्ति आगे चल करके प्रोग्रेस भी करते हैं। रीजन क्या है कि जिस व्यक्ति ने कभी फेलियर देखा ही नहीं, तो कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या कोई ऐसी समस्या आ गई कि जहां पर उसे फेलियर का सामना करने पड़ा, तो वो उसको उतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगा इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन जिसने अपनी असफलताओं से सीख ली है। तो अपने फेलियर से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहां पे हम लोगों ने
मिस्टेक की है उसको हाईलाइट करते हुए, उस पर काम करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी सलमान जी, हरियाणा पीसीएस में जो नोटिफिकेशन है वो हम कहाँ से देख सकते हैं? सही नोटिफिकेशन जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट है वहीं पर हमें मिलती है। बाकी तो जब वहां से कोई नोटिफिकेशन होता है तो इधर उधर की साइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज ऑथेंटिक चाहते हैं तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ही साइट, जो ऑथेंटिक साइट है, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिलती है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया सलमान जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने की। जी थैंक यू आपका भी इनवाइट करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम मंजिल मैजिक गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज हमने बात करी हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी कि हरियाणा पीसीएस के बारे में। प्रोग्राम में थी मैं प्रीति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी दोस्त जुड़े हमारे साथ। फिलहाल के लिए मैं प्रोग्राम से चलती हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार।